हो रही। तुम लोगों से तो कमी हो रही है। क्या? तुम लोग स्कॉलर हो भाई। नहीं, मेरा ये लैपटॉप नहीं है, ये हो रहा है। हेलो। 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 हाय कैसे हो वसुधा। वसुधा जी? हेलो, हाय हाय रंजी। वसुधा। कैसे हो आप? क्लास आप कैसे हो? बस बढ़िया। कल आई थिंक अर्चना जी और रंजीत जी नहीं थे ना शायद। हाँ, नहीं थी नहीं थी। मैं थोड़ी हिम्मत सो जुटा रही रही थी, आगे थी। थी। सो हाँ। गई थी, आंख ही नहीं खुली। 3 बजे खाना। तो मैंने कहा कि नहीं, आज करती हो। हाँ वसुधा, मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग सुना हिम्मत। था। हाँ, रिकॉर्डिंग सुना था क्या कह रहे हो रंजीत जी? मैंने बोला थोड़ी हिम्मत जुटा रही थी। मैंने। क्यों? बस ऐसे ही। वसुधा जी समझ गई। नहीं, मैं भी कोई नहीं, समझ कोई। गई। समझ गए, ओके। सब क्लावर है यहाँ पे। हाय अनु। हाय अनु। हाय अनु। हेलो। हाँ। सात्विक आहार। मनीषा तो आजकल ऑनलाइन एग्जाम देके बस फ्री है ना मनीषा? फ्री मतलब कैसे? ऑनलाइन ही दे दिया ना एग्जाम, इसी बहाने कम से कम मिलते तो थे। आती नहीं थी तो। हम मिलेंगे, अब आश्रम का ट्रिप लगना है बस। हाँ, तब तो अच्छा से मिलेंगे। हाँ, 17th को है, किस दिन है? पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता। अभी तो 15। आया नहीं है ना। लिस्ट नहीं आई है ना नाम की अभी। वो लोग डिसाइड करेंगे ना अभी किसको किसको भेजना हम्म। है, कैसे करना है, क्या है। हाँ। स्टार्ट करें क्या? चल। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा डाइट ले रहे हो ना वसुधा? डाइट ना? डाइट है ना, डाइट? नहीं, नर्वस नर्वस। सिस्टम। वो तो अच्छा, पार्ट पार्ट वन, ओके। मैं दूसरी वाली बुक लेके आती थी। मैंने डाइट की ले ली बुक। अच्छा अच्छा। वाह। हाँ। तो नर्वस सिस्टम का डिसीजेस पे आते हैं। कल हमने वो पढ़ा था ना, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो आज डिसऑर्डर्स। ठीक है। डिसऑर्डर। ठीक हाय है। जैस्मीन। लिखा हुआ है कि डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस। तो फर्स्ट उसमें पैराग्राफ में देखिए, जो क्लासिफिकेशन है ना, कौन कौन से किस किस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो एक है कंजेनाइटल की बाय बर्थ। बाय बर्थ कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे किसी का टेथर्ड कॉर्ड, एग्जैक्टली वो क्या होता है उसमें ज्यादा डीप मत। किसी किसी को मतलब होते हैं ना, बचपन से ही होती है बीमारी। ठीक है। तो उनमें कॉन्जेनिटल, इसमें दो नाम लिखे हुए हैं, हाइड्रोसेफेलस। तो ज्यादा उसमें घुसने का जरूरत नहीं है। तो बस याद कर ले, एक क्लासिफिकेशन है तो कंजेनाइटल बाय बर्थ। ठीक है। क्योंकि उसमें हमें ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ, क्योंकि उसमें एज अ योग थेरेपिस्ट हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। पेज नंबर तो बता देगी वसुधा, एक मिनट, पेज नंबर 40। 49 14 मंथ। ओके। सेकंड टाइप होती है ट्रॉमेटिक, कि कुछ एक्सीडेंटल हो गया, कुछ फ्रैक्चर हो गया, कुछ है ना, ब्लीडिंग हो गई, कहीं चोट लग गई, तो एक्सीडेंट। थर्ड होते हैं इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मतलब कुछ इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे इन्होंने डिसीजेस बताई हुई हैं, जैसे मेनिंजाइटिस कल हमने पढ़ी थी। तो मेनिंजाइटिस मतलब जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसमें इन्फेक्शन हो गया किसी का भी। ठीक है। बैक्टीरिया वायरस किसी का भी हो सकता है। तो उसमें वॉमिटिंग होएगी, फीवर होगा। ठीक है। और एक होता है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन के, मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन की कवरिंग में इन्फेक्शन। एनसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन में कहीं भी, ब्रेन के सेल्स में, मतलब न्यूरॉन्स में कहीं भी इन्फेक्शन। ठीक है। देन ट्यूबर, कर दूं किसका है? रंजी जी, म्यूट हो जाओ। करा करा मैंने। तो देन होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस खाली लंग्स की बीमारी नहीं है, टीबी कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। मोस्टली लंग
डोमिनेंट रहता है, बट टीबी का इन्फेक्शन ओवरऑल बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, तो ब्रेन में भी हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन। देन पोलियो से भी हमारा ब्रेन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब इन्फ्लेमेटरी में आए बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन की वजह से जो भी डिसीज हुई, तो ये सब, दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, मतलब और भी चीजें हो सकती हैं इसमें। तो देन फोर्थ कैटेगरी है नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक यानी कि जिसमें ब्रेन ट्यूमर या फिर ब्रेन कैंसर, फोर्थ कैटेगरी वो ही। देन एक फिफ्थ कैटेगरी है वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो वेस्कुलर वर्ड आया है वेसल्स से, तो ब्लड वेसल में कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हुए कि ब्लड सप्लाई कहीं पे भी स्टॉप हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक क्यों आता है कि कोई तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को स्टॉप हो गई किसी हिस्से में, तो स्ट्रोक होता है। देन हीमोरेज होता है, हेमरेज होता है। हेमरेज मतलब कोई तो ब्लड वेसल फट गई, ठीक है, फट गई तो ब्लड वहां पे ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, तो हेमरेज हो गया। तो वेस्कुलर डिमेंशिया, वेस्कुलर वर्टिगो, वेस्कुलर हेडेक्स लाइक माइग्रेन। तो वेस्कुलर वर्ड मतलब वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड में कुछ दिक्कत है, उसकी वजह से ये सब। डिमेंशिया जो है वो वेस्कुलर ब्लड वेसल की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, इन जनरल दूसरी टाइप की बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आता है तो शॉर्ट नोट ही आता है कि डिसीजेस लिखिए, तो चार, वो 5 प्रकार के आप क्लासिफिकेशन लिख के थोड़ा बहुत जो डिसीजेस के नाम है वो लिख सकते हो। तो ब्लड वेसल्स क्यों लिखा है कि फ्री रेडिकल्स आर द मेजर कल्प्रिट टू डिस्ट्रॉय द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में कहीं पे भी कुछ फटती हैं या ब्लॉकेज होता है, तो उसका मेन कारण है फ्री रेडिकल जनरेशन बॉडी में। तो फ्री रेडिकल क्यों जनरेट होता है, स्ट्रेस से या फिर डाइट, अनहेल्दी डाइट से, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो ये 5 इन्होंने वो दिए हुए हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोक, हेमरेज, माइग्रेन, वर्टिगो, ये सब किसके प्रकार हैं, वेस्कुलर डिसऑर्डर के, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है ब्लड वेसल्स में, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये वाले, ठीक है। अब इन्होंने वेस्कुलर डिसऑर्डर्स एक्सप्लेन किया हुआ है सही से। अच्छा, लास्ट में डिजेनरेटिव भी है। अच्छा, और एक सिक्स्थ कैटेगरी है, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स को भी हम देखते हैं, एक सिक्स्थ कैटेगरी है डिजेनरेटिव। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि हमारा जो ब्रेन है, न्यूरॉन्स जो हैं, धीरे 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 मरते रहते हैं, ठीक है, एक लाइफ होती है। तो जैसे हमारी बॉडी का नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है, धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स का भी धीरे धीरे वियर एंड टीयर होता है। तो डिजेनरेटिव मतलब एज के साथ धीरे धीरे कुछ ना कुछ कमी आती है। तो उसमें सबसे पहले डिमेंशिया। तो डिमेंशिया एक ब्लड वेसल्स का प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है उसकी वजह से होता है, तो वेस्कुलर डिमेंशिया। बट एज रिलेटेड है तो डिमेंशिया। डिमेंशिया यानी कि थोड़ा सा मेमोरी और रीजनिंग, मतलब थोड़ी भूलने की बीमारी। तो विद एज थोड़ा सा भूलने की बीमारी आती है ना, कि थोड़ा चीजें कम याद रहती हैं, बचपन में मेमोरी शार्प होती है, तो विद एज थोड़ा 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 आता है। तो एल्जीमर भी क्या है, एक तरीके का डिमेंशिया ही है। तो डिमेंशिया मतलब थोड़ा बहुत भूलने का है, एल्जीमर मतलब बहुत ही, लोग अपना घर भूल गए तो मतलब बीवी बच्चों को भूल गए, तो एल्जीमर थोड़ा सा बड़े लेवल की मेमोरी लॉस हो गया, गजनी टाइप। गजनी टाइप। गजनी को एल्जीमर क्यों हुआ था, वो ट्रॉमा था, नॉट डिजेनरेटिव। तो एल्जीमर, ठीक है। तो एल्जीमर इज करेक्टराइज बाय स्लो प्रोग्रेसिव डिटेरिएशन ऑफ ब्रेन। धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली ब्रेन सेल्स मरना, उनका कनेक्शन, वायरिंग खत्म होती जाती है। कई बार जो होते हैं ना, वायर्स भी कट होने लगते हैं, तो मेमोरी थोड़ी सी खराब होने लगती है, ठीक है। डिक्रीज्ड कैपेसिटी फॉर कॉम्प्लेक्स थॉट एंड प्लानिंग, ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा कॉम्प्लेक्स थॉट नहीं कर सकते। प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज हाउएवर प्रूव्स अनअफेक्टेड बाय द सिम्प्टोमेटिक थेरेपी। तो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दीजिए। और तीसरी डिजेनरेटिव डिसीजेस है पार्किंसन, ठीक है। तो पार्किंसन मेन होती हैं, एक अल्जीमर, पार्किंसन। तो अल्जीमर यानी कि मेमोरी लॉस, और पार्किंसन यानी कि हाथ पैर जो कांपते हैं, होल्डिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इट अफेक्ट्स द मोटर स्किल्स एंड स्पीच।
तो मोटर स्किल्स यानी कि होल्ड करना, चलना फिरना, तो उसमें जो कांपते हैं हाथ पैर, ठीक है। देन इन्होंने सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस को भी ब्रेन के डिजेनरेटिव डिसीज में डाला है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो स्पाइन की डिजेनरेटिव डिसीज है, सॉरी, ये पूरा नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना, तो नर्वस सिस्टम की डिसीज है, तो स्पाइनल कॉलम, एक्चुअली स्पाइनल कॉलम का डिसीज है सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो सर्वाइकल कॉल सॉरी स्पाइनल कॉलम जो है वो पार्ट है बोन्स का, बट अल्टीमेटली वो अफेक्ट करता है अंदर की स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स पास होती हैं उसको भी, इसलिए सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस इन्होंने इधर भी डाला है, ठीक है। अदरवाइज उससे बोन्स खराब होते हैं, ना कि नर्व्स, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने उसमें डाला हुआ है डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, डिसीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम में। देन एक सेवेंथ कैटेगरी है फंक्शनल। फंक्शनल यानी कि कुछ भी ब्रेन के फंक्शन में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे कि एपिलेप्सी होती है, चक्कर आते हैं, एपिलेप्सी, हेडेक, डिजीनेस, तो ये सब क्या है, फंक्शनल डिसऑर्डर्स। तो ब्रेन के फंक्शन में कुछ ना कुछ खराबी है, वो मेजर भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है, ठीक है। एपिलेप्सी मीन्स चक्कर आना। मिर्गी मिर्गी, एपिलेप्सी। मिर्गी 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 ओके। यार। हम्म। डिजीनेस यानी कि चक्कर आना। तो अभी हम वेस्कुलर वाला जो पीछे छोड़ा था पहले उसको देख लेते हैं। वेस्कुलर में माइग्रेन और स्ट्रोक को उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो माइग्रेन क्या होता है? तो माइग्रेन आर फॉर्म ऑफ हेडेक विद पेन टिपिकली लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक रीजन, किसी एक साइड में पेन होता है। तो हम सबने देखा है कोई ना कोई माइग्रेन के, खुद भी होता है किसी को, या फिर आसपास अपने फैमिली में देखा ही होगा, किसी एक साइड पेन रहता है, ठीक है। और क्या होता है, थोड़ा सा आंखें भारी भारी लगती हैं, वॉमिटिंग होती है, नोजिया जैसा फील होता है। और किसी किसी को मतलब ना लाइट से, लाइट नहीं सही जाती, कहते कि माइग्रेन का जब हेड अटैक आता है तो कहते हैं ना लाइट बंद कर दो, शोर मत मचाओ। तो ये कॉमन चीज है जो हम ऑब्जर्व करके ही हमने देखी भी होगी। देन स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक मतलब जो ब्रेन को जो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई कर रही हैं, तो उनमें कोई भी ब्लड वेसल में कहीं पे भी ब्लॉकेज हो गई, जैसे हार्ट अटैक होता है कि हार्ट सप्लाई, हार्ट की ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज हो गई, मतलब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई, तो हार्ट अटैक आता है। ऐसे ही हार्ट अटैक का ही काउंटर पार्ट है स्ट्रोक, कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई में बाधा आ गई कहीं, तो ठीक है। तो इट इज अ फोकल एरिया ऑफ ब्रेन सेल डेथ कॉज्ड बाय इंटरप्शन ऑफ अ ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड रीजन। फोकल एरिया मतलब किसी जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई। तो हार्ट अटैक में भी यही होता है ना, मेजर या माइनर, की भाई मेजर हिस्से की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई तो मेजर होता है। या बहुत सारी मतलब होती तो एक कोरोनरी आर्टरी है, बट वो ब्रांचेस में डिवाइड होके पूरा हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है ना, तो किसी एक खास जगह पे सप्लाई स्टॉप हो गई तो वो एरिया का जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। तो ब्लॉक्ड आर्टरीज और ब्लड वेसल्स हेमरेज में लेड टू स्ट्रोक, ठीक है। ब्लॉक्ड कुछ भी होता है तो ब्लॉक्ड आर्टरी की वजह से, तो उसका कितना सिम्टम्स होंगे, कितनी सीवियरिटी होगी, वो डिपेंड करता है कि कौन से रीजन की ब्लड सप्लाई स्टॉप हुई है, कितना हद तक वो ब्लॉकेज थी, है ना, तो उस पर डिपेंड करता है, और कितना जल्दी ट्रीटमेंट मिल गया। तो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं वही सब स्ट्रोक के होंगे, क्योंकि वो वेस्कुलर डिसीज है। तो हार्ट अटैक क्यों होता है? कि अनहेल्दी डाइट से, स्मोकिंग से, एज रिलेटेड होता है, स्ट्रेस से होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल से होता है, हाई शुगर से होता है, ठीक है। तो जो सब कुछ हार्ट अटैक के कॉजेज हैं वही सब स्ट्रोक के कॉजेज हैं। अच्छा, अभी हम ये फंक्शनल वालों को डिटेल में पढ़ते हैं। एपिलेप्सी, तो फंक्शनल में इन्होंने एपिलेप्सी, इंसोम्निया, हेडेक, डिप्रेशन। इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, और डिप्रेशन यानी कि अवसाद, ठीक है। तो एपिलेप्सी इज अ सीजर डिसऑर्डर कॉज्ड बाय स्पॉन्टेनियस बर्स्ट ऑफ डिसऑर्डर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अमंग नर्व सेल्स इन द ब्रेन। ये फिट पड़ते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, तो उसमें क्या होता है, फंक्शनल डिसऑर्डर है, तो ब्रेन के फंक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ब्रेन का फंक्शन क्या है, ब्रेन कैसे काम करता है, इधर से उधर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं, इलेक्ट्रिकल के। तो एपिलेप्सी जिनको होती है उनका वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो होते हैं ना, कि
कहीं पे स्पार्किंग हो जाती है, बिजली के तारों में स्पार्क हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो एपिलेप्सी यानी कि ब्रेन की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होना। तो उन लोगों में शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, स्पार्किंग हो जाती है वायरिंग में। ठीक है, तो आसान भाषा में ऐसे समझ लो। तो ऐसे ही आप लिख भी सकते हो कि ब्रेन की वायरिंग में स्पार्क हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो एपिलेप्सी होती है। वो कहते हैं दिमाग को शॉर्ट लगा, वही वाला। दिमाग को क्या लगा? शॉर्ट लगा? नहीं, एपिलेप्सी तो मोस्टली मतलब बचपन से ही जिसको होता है, मतलब इन जनरल होता ही है ना कि वो लोग को कांदा सुंगाते, चप्पल सुंगाते, वो सब वो वाला ना, मिलगिरी आ जाती है ना। हाँ मेरी ना एक मतलब ब्रदर मतलब है, रिलेटिव है, उनको एपिलेप्सी है। तो वो ऐसे कुछ सेकंड के लिए ये हो जाती है, बेहोश हो जाती है, मतलब उसको कुछ समझता नहीं है कुछ है, फिर अपने आप उसको फिर होश आ जाता है। तो फेस भी उनको आता है ना, मुंह में से फेस भी छोड़ते हैं ना। मुंह उनका पकड़ना पड़ता है, नहीं तो बोलते हैं कि वो कभी कभी उनकी टंग चबा लेते हैं, वो इतने जोर से दांत पकड़ते हैं। हाँ तो वो सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग है, हाँ थोड़े से। किसी को ऐसे मतलब वही है कि किसी कोई अपना जॉ को प्रेस कर लेते हैं और कोई लोग बेहोश हो जाते हैं, कोई लोग ऐसे उल्टी सीधी मतलब हरकतें करने लगते हैं। तो सबका मतलब सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं तो। ठीक है, इसमें लिखा है इन अदर वर्ड्स इट इज द इफेक्ट ऑफ स्कार ऑफ वुंड ऑन ब्रेन। कुछ किसी किसी को बचपन से भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, किसी किसी को कुछ चोट लग गई, जैसे ये बोल रहे थे अभी कि क्या हुआ ब्रेन को। दिमाग को, वो तो स्लैंग में बोलते हैं कि शॉर्ट लगा दिमाग को। अच्छा अच्छा, शॉट लगा, ओके ओके। तो किसी को कुछ कहीं चोट लग गई, गुम गुम चोट लग गई, उसकी वजह से कुछ ब्रेन की वायरिंग में प्रॉब्लम हो गई, तो वैसे भी हो सकता है। तो एपिलेप्सी कह रहे हैं कि हेलो मतलब मैम। एप्से हाँ हाँ जी। मैम, इसे एपिलेप्सी में सीजर्स भी आता है क्या? इन मराठी वी से फीट, ये नो, हैव यू हर्ड? मतलब वो भी हाँ हाँ इट्स पार्ट ऑफ इट। हाँ, मिर्गी का दौरा जो बोलते हैं ना, मिर्गी का हाँ फिट हाँ, पड़। राइट राइट राइट। अच्छा, इट्स आल्सो एपिलेप्सी। हाँ, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। ओके, एपि- तो दोनों सेम ही है। हाँ, फिट को ही एपिलेप्सी बोलते हैं। फिट यानी ओके, कि दौरा, दौरा, हाँ। या सीजर, जैसे इन्होंने लिखा है ना, सीजर वर्ड लिखा है। ठीक है, तो एपिलेप्सी जो है कह रहे हैं कि मतलब कंट्रोल्ड हो जाती है मेडिकल इंटरवेंशन से, मेडिकल या फिर सर्जरी से। 80% लोगों में मतलब वो नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, बट कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी स्वाति जी ने बताया कि वो अपने आप पे ठीक हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, तो ठीक है। अभी लिखा है मेडिकल कंडीशंस दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एपिलेस। तो एपिलेप्सी फंक्शनल डिसऑर्डर होती है कि मतलब ब्रेन की फंक्शनिंग में कुछ दिक्कत है, बचपन से हो सकती है, कुछ चोट लगने से हो सकती है, बट एल्जीमर, स्ट्रोक, किसी को स्ट्रोक पड़ा तो उसकी वजह से एपिलेप्सी होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। मतलब किसी को स्ट्रोक हुआ है तो हो सकता है वो स्ट्रोक होने के बाद उसको, पहले वो ठीक था, स्ट्रोक पड़ने के बाद एपिलेप्सी हो गई, तो ऐसे भी होता है। तो देन एक फंक्शनल डिसऑर्डर है इंसोम्निया, यानी कि नींद ना आना। तो वो क्यों होता है कि वो तो मतलब बहुत सारे कॉजेज हैं, रटने की जरूरत नहीं है, इन जनरल अपने एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं। नींद ना आना तो मतलब एक बहुत ही कॉमन चीज है, टेंशन से होता है, ओल्ड एज से होता है, कभी कभी इंडाइजेशन से होता है। देन हेडेक। तो माइग्रेन एक है कि एक स्पेसिफिक एरिया में हेडेक, और एक हेडेक होता है नॉर्मल, पूरे सर में थोड़ा सा हेडेक, सर भारी भारी लग रहा है, तो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है हेडेक। कई बार स्ट्रेस की वजह से होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। देन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी, हाई बीपी होता है तो हेडेक होता है। इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी की वजह से हेडेक होता है। कई बार किसी को आईसाइट वीक हो जाती है तो हेडेक होता है। तो इतने सारे हेडेक के कॉजेज हैं। अगेन उसमें रटने का ये तो सब अपने कॉमन, हम अपने आसपास देखते ही हैं, आसपास क्या, अपने खुद को भी ऑब्जर्व करके, ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं। देन डिप्रेशन। तो एक होता है कि डिप्रेशन यानी कि अवसाद, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ कुछ, तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चला जाता है कि कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं करने, जीने की इच्छा नहीं करती कुछ लोगों को, है ना। तो दिमाग में ऐसा लगता है बिल्कुल खालीपन।
ठीक है, तो ये सब ब्रेन के डिसऑर्डर्स थे। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 7 कैटेगरीज इन्होंने लिखी हैं। एक कंजेनाइटल यानी कि जो बर्थ से होती है, देन ट्रॉमा कुछ एक्सीडेंटल वजह से ब्रेन की कुछ डिसऑर्डर हो गया, देन इन्फ्लेमेटरी यानी कि बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन से, उसमें हुई मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन की कवरिंग में इन्फेक्शन, एंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन के किसी भी टिश्यू में इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस पूरे ब्रेन में कहीं पे भी टीबी का इन्फेक्शन, पोलियो, पोलियो भी ब्रेन को इफेक्ट करता है। देन फोर्थ कैटेगरी है नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक यानी कि ब्रेन ट्यूमर या फिर ब्रेन कैंसर। देन वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स कहीं पे भी ब्रेन की ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम है, ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, तो वो आएगा वेस्कुलर डिसऑर्डर में। जैसे कि अपना माइग्रेन, स्ट्रोक, ये इसके मेन है। ठीक है, और हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हुआ मतलब ब्लड वेसल कहीं फट गई है। स्ट्रोक यानी कि ब्लड सप्लाई कहीं पे स्टॉप हो गई है। स्ट्रोक इज जस्ट लाइक हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक हार्ट में होता है, स्ट्रोक ब्रेन में होता है, और दोनों के सेम कॉजेज हैं। एंड माइग्रेन। ठीक है, देन है नेक्स्ट कैटेगरी डिजेनरेटिव यानी एज रिलेटेड वियर एंड टियर, उसमें आता है डिमेंशिया यानी कि छोटी मोटी भूलने की बीमारी, विद एज थोड़ा बहुत मेमोरी कम होती है। अल्जीमर यानी कि बड़ी भूलने की बीमारी, की काफी ज्यादा भूल गए हैं, बहुत सारी चीजें भूलने लगे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं कर पाते। और पार्किंसन यानी कि हाथ पैर कांपते हैं, मोटर स्किल्स को इफेक्ट करती है। देन सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस, वो एक्चुअली हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कुछ खराबी है सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस में, पर वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू सारी नर्व्स पास होती हैं। ठीक है, जो हमारी सारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से पास होती हैं। तो कहीं पे भी अगर स्पॉन्डिलोसिस यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में, तो सर्वाइकल जो रीजन वाली नर्व्स हैं वो काम नहीं करेंगी सही से, तो हाथ पैर में प्रॉब्लम होगा। लंबर रीजन में स्पॉन्डिलोसिस है तो वो लंबर रीजन वाली जो नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, वो काम नहीं करेंगी, तो उसकी वजह से पैरों में कुछ दिक्कत हो सकती है। देन आता है 7th कैटेगरी फंक्शनल यानी कि ब्रेन के फंक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, जैसे कि इसमें एपिलेप्सी यानी कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गड़बड़ है, उसमें दौरे पड़ते हैं। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, हेडेक, नॉर्मल हेडेक, डिप्रेशन। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, तो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के क्या सिम्टम्स हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। परसिस्टेंट और सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक, मतलब हेडेक होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक होता है नॉर्मल हेडेक होना कि तो स्ट्रेस की वजह से तो ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे हेडेक हो रहा है, परसिस्टेंट मतलब बना हुआ है, तो उसको टिंगलिंग और लॉस ऑफ फीलिंग, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है, कुछ सेंसेशन नहीं हो रहा गर्म ठंडे का, ठीक है, तो ये सब होते हैं। वीकनेस और लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, मसल का स्टेमिना कम हो गया है, स्ट्रेंथ कम हो गई है, चीजें पकड़ने की वो नहीं हो रही। सडन लॉस ऑफ साइट और ब्लर विजन, कि कुछ अचानक से धुंधला धुंधला दिखाई देना। मेमोरी लॉस होना, एकदम बेहोश हो जाना। फिट्स और कन्वर्जन्स यानी कि दौरे पड़ना। स्लर्ड स्पीच, अचानक से कुछ नर्वस सिस्टम का कुछ होता है तो एकदम से बोलना ऐसे हो जाता है ना, मुंह टेढ़ा हो जाता है, बोल नहीं पाते। किसी किसी को स्ट्रोक आता है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक। देन वॉमिटिंग होता है। देन बैक पेन होता है, नर्वस सिस्टम कहीं पे भी ब्लड सप्लाई स्टॉप होती है तो बैक पेन भी होता है। देन पैरालिसिस, तो पैरालिसिस मोस्टली स्ट्रोक होता है तो पैरालिसिस हो जाती है, क्योंकि अगर स्ट्रोक जो है वो एकदम अनअटेंडेड रहा तो जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई स्टॉप हुई तो वो हिस्सा जिस बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है वो बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो पैरालिसिस मतलब वो कोई भी एक बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर दिया। तो मोस्टली होती है ना कि पैरालिसिस पेशेंट किसी न किसी ने देखा ही होगा। तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई तो वो ब्रेन के कुछ सेल्स डेड हो गए, मतलब परमानेंटली डेड हो गए, तो वो उस हिस्से को पैरालिसिस हो गया। अभी वो हिस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं।
तो पैरालिसिस में बोलते हैं ना, पैरालिसिस अटैक आ गया है, स्ट्रोक हुआ है, तो तुरंत से मेडिकल इंटरवेंशन मिल जाए तो कुछ वो इंजेक्शन आते हैं ना कि इंजेक्शन देके वो तुरंत से लग गया तो वो रिवाइव हो सकता है, अदरवाइज वो परमानेंट लॉस हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है समटाइम्स इट कैन बी ड्यू टू द डैमेज ऑफ नर्व, बट नर्व कैन गेट रीजनरेटेड, बट न्यूरॉन वंस डेड इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इस पे ज्यादा मतलब अच्छा, पैरालिसिस के इन्होंने पार्ट्स बताए हैं, मतलब सॉरी पार्ट्स नहीं, टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। तो हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया यानी कि हेमिस्फेयर होता है ना, हाफ, हेमिस्फेयर यानी कि हाफ। तो हेमीप्लेजिया मतलब बॉडी का किसी एक साइड का पैरालिसिस, किसी हाफ साइड, एक हाफ का, या तो राइट या तो लेफ्ट। ठीक है। देन पैराप्लेजिया, तो पैर से याद कर लो, पैर, पैर का प्लेजिया। ठीक है, तो पैराप्लेजिया मतलब लोअर बॉडी का, लेग्स का पैरालिसिस हो गया। क्वाड्रीप्लेजिया मतलब दोनों हाथ दोनों पैर, पूरा हाथ पैर का पैरालिसिस। ठीक है, हेमी यानी कि एक साइड, पैर यानी कि पैर का, पैरा यानी कि पैर का, और क्वाड्री यानी कि क्वाड्री मतलब चार से, तो दो हाथ दो पैर, चारों का ही पैरालिसिस हो गया। और क्या क्या मतलब है, हाइपरटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिप्निया, डायलेशन ऑफ प्यूपल्स, ये सब नर्वस सिस्टम के वो हैं डिसीजेस के सिम्टम्स कि हाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिप्निया, बताओ कौन क्या क्या है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिप्निया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया हाइपर थ्रेट अबव 90, हाई, हाइपर थ्रेट पल्स रेट। हाई पल्स रेट, हम्म। लो लो। अच्छा, वो टैकीकार्डिया। तो ब्रेडी यानी कि लो। ठीक है, और ब्रेडिप्निया यानी कि मीता जी बोल रहे थे। नहीं, मैं यही फर्स्ट वन बोल रही थी, ब्रेडिकार्डिया। अच्छा अच्छा, और ब्रेडिप्निया? रेस्पिरेटरी रेट लो। लो रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, ये सब हमने उसमें पढ़ा था हेल्थ पैरामीटर्स में, सब भूल गए। हाँ। ठीक है, तो ये सब नर्वस सिस्टम के वो हैं। अब इस पे भी शॉर्ट नोट आ जाए तो सिम्टम्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो ये बहुत सारे, थोड़े से भी आप लिख देंगे तो अपने खुद ही, मतलब रटने से ज्यादा ये सोचो कि हमारे आसपास नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के कौन कौन से मरीज हैं और उनमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वही सिम्टम्स हमें अपने एक्सपीरियंस से लिख देने हैं। ठीक है, हम अपने आसपास बहुत सारे केसेस देखते ही हैं। ठीक है, हमारे ऊपर भी कई बहुत सारी चीजें हमें भी होती हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास के एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं। देन इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स, तो इसको देखने की जरूरत नहीं, ये तो हम ऑलरेडी वहां पे उसमें जो हेल्थ पैरामीटर और बीपी मेजरमेंट में आगे था ना वो इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स, तो यहाँ पे कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है सच कि नॉर्मली क्या करते हैं ब्रेन के लिए, सीटी करते हैं। ठीक है, एमआरआई करते हैं, पता ही है। ठीक है, और अच्छा जैसे हार्ट का ईसीजी होता है ना, हार्ट कैसे काम कर रहा है उसका ईसीजी होता है, ऐसे ही ब्रेन का सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसके लिए ईईजी होता है, बस ये याद रख लीजिए, ईईजी। ठीक है, हार्ट का ईसीजी और ब्रेन का ईईजी। हार्ट की एंजियोग्राफी जैसे होती है, ऐसे ब्रेन के लिए भी एंजियोग्राफी होती है। हार्ट की वेसल्स में कहीं ब्लॉकेज है तो एंजियोग्राफी करके पता लगाते हैं ना, ऐसे ही ब्रेन की आर्टरी कौन सी होती है, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, हार्ट की होती है कोरोनरी आर्टरी, और ब्रेन की कैरोटिड आर्टरी होती है जो यहाँ से पास होती है, नेक से पास होके ब्रेन को जाती है। तो उसके लिए भी, उसमें भी कहीं ब्लॉकेज है तो देखने के लिए एंजियोग्राफी होती है। ठीक है, और जैसे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए ईसीजी होता है, ऐसे ब्रेन के लिए ईईजी। तो ये मेन इतना ही है कि क्या क्या करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई और ईईजी, चार याद कर लीजिए। सीटी और एमआरआई का डिफरेंस देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑलरेडी मतलब वहां पे उसमें देख चुके थे, यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा ऐसे, क्योंकि ये सीटी और एमआरआई उसका इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स का पार्ट है, नॉट नर्वस सिस्टम से उसका ऐसा कोई लिंक नहीं है। अच्छा, मेमोरी और लर्निंग, अगेन इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है, देख लेते हैं फिर भी।
तो मेमोरी क्या होती है सबको पता है, उसे एक्सप्लेन कैसे करें मेमोरी को? तो रिकॉलिंग, इट इज अ डिफाइंड एज द मेंटल फैकल्टी ऑफ रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग एक्सपीरियंसेस। कुछ भी याद रखना, रिमेम्बरिंग, रिकलेक्टिंग और रिटेनिंग द एक्सपीरियंसेस कॉल्ड मेमोरी। कोई नहीं पूछने वाला इसकी डेफिनेशन, हमें पता है मेमोरी क्या होती है। लर्निंग, लर्निंग मतलब कुछ सीखते रहना, ठीक है। अच्छा, मेमोरी तीन तरीके की होती है, वो देख लीजिए। एक होती है इमीडिएट, ठीक है, wherein only electrical circuit is involved, recent, concerned with up to 48 hours events, long term where long chain protein molecules are formed, ठीक है। तो एक होती है शॉर्ट टर्म, मतलब इमीडिएट मेमोरी, आज हुआ और तुरंत से खत्म चीज, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता है ब्रेन में, सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई और हो गया, ठीक है। एक होती है रीसेंट, तो 48 घंटे से ज्यादा का कुछ है तो रीसेंट मेमोरी में आता है वो, उसके लिए स्मॉल कुछ पेप्टाइड्स फॉर्म होते हैं। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो उसके लिए लॉन्ग चेन प्रोटीन फॉर्म होते हैं। तो कोई भी चीज बार बार कोई इंसिडेंट रिपीट होता है, कोई 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 चीज बार बार रिपीट होती है, तो फिर वो डीप कनेक्शंस बनते हैं और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। अभी जैसे आप लोग को अभी वो ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडिपनिया, वो सब क्या थी, इमीडिएट मेमोरी में चला गया शायद आप लोग की, इलेक्ट्रिकल सर्किट हुआ और बस इमीडिएट हुआ फिर भूल गए। तो अभी उसे बार बार याद करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी। तो अभी उसका कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल, कुछ पेप्टाइड बना ही नहीं, उस समय बस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई और खत्म हो गया वो। अच्छा, टेक्निक टू इम्प्रूव लर्निंग, कुछ ऐसे, ये सब ऐसे कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन आने लायक चीजें नहीं है, ऐसे ही जस्ट फॉर रीडिंग कि एक पता होना चाहिए। मेमोरी में भी मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा कि कितने टाइप की मेमोरी होती है। देन आईक्यू, आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो इट इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो आईक्यू क्या होता है कि एक होती है आपकी एज, ठीक है। तो एज और आपकी मेंटल एज, मतलब वो उसके लिए टेस्ट होते हैं, आपको कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, उसके बेसिस पे आपके दिमाग की एज, मतलब एक 2-3 साल के बच्चे हैं, दोनों का आईक्यू डिफरेंट होगा, कोई जल्दी ग्रैस्प करेगा कोई चीज, कोई देर से ग्रैस्प करेगा। तो मेंटल एज देख के आईक्यू निकाला जाता है। देन रोल ऑफ स्ट्रेस, तो कुछ भी स्ट्रेस होता है बॉडी में, तो बॉडी मतलब हमारे तो कैसे बॉडी कुछ ना कुछ तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है ना। बॉडी रिएक्ट्स टू दिस चेंजेस विद फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। ऐसा इसमें भी कुछ ऐसा नॉर्मली स्ट्रेस ही डिफाइन किया हुआ है, ऐसा कुछ खास नहीं है। और स्ट्रेस हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। देन इस कुछ में कुछ है नहीं 19-20 पेज पे ऐसा सच कुछ पढ़ाने लायक, बस उन्होंने स्ट्रेस बताया कि वो तो सबको पता है कि स्ट्रेस हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, तो ऐसा कुछ उसमें खास नहीं है। तो मेन यही था, यहीं तक, जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन थे और सिम्टम्स ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स में ये 4 नाम याद कर लीजिएगा, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी एंड एंजियोग्राफी, ठीक है। तो बस ये मेन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये स्ट्रेस अफेक्ट मेंटल हेल्थ 20 to 23 उस पे शॉर्ट नोट्स पे आया है। शॉर्ट नोट पे आया है, बाप रे। हाँ। इसमें क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, अपने मन से ही कुछ बना के लिख देंगे, मतलब ऐसे ही कुछ, उसमें कुछ खास तो लिखा नहीं है, जो नॉर्मल हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है वही उसमें लिखा हुआ है, तो पढ़ सकते हैं, मतलब उसमें कुछ समझाने लायक भी नहीं है क्या कि क्वेश्चन है? स्ट्रेस अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेस अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, मतलब हाउ या वाई, क्या मतलब एग्जैक्टली क्या पूछा उन्होंने? किसने बोला था? मैंने बोला मनप्रीत? था, मैं क्वेश्चन ही रीड कर देती हूँ एक मिनट। अच्छा हाँ।
मैम मैं कुछ बोलूँ क्या? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो आप जो पूछ रहे हैं ना वाई एंड हाउ, तो लास्ट टाइम कैसा था ना कि कुछ 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 ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कि प्राणायाम था तो सिर्फ एक ही वर्ड दिया था, प्राणायाम। अच्छा, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्राणायाम। हाँ। अच्छा, तो ऐसे लिखा होगा राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेस अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, ऐसा। हाँ, तो ऐसा नहीं भी होता है बहुत बार, सिर्फ वो वर्ड देते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेस अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, अब ये क्वेश्चन क्या होता है कि ये एक निबंध जैसा क्वेश्चन है। ये हाँ हाँ। एग्जैक्ट ये लिटरेरी क्वेश्चन है, मतलब इसको आप हिंदी इंग्लिश जिसकी अच्छी होगी ना, वो ऐसे निबंध की तरह लिख के आने का चीज है। ये इसमें ऐसा कुछ हम्म। साइंटिफिक या फिर कुछ मेडिकल एस्पेक्ट जैसा कुछ नहीं है उसमें। तो ये क्वेश्चन उसके लिए दिए होते हैं कि जिनको राइटिंग स्किल जिनकी अच्छी है, तो वो उसको वहां पे स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में भी एक आध और उसमें ऑप्शंस भी होते होंगे ना, मे बी कि 5 में से 3 पे शॉर्ट नोट लिखो, या 5 पे हाँ भी, वैसे 5 भी लिखने अगर ये आया भी, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे निबंध ही लिखना है। तो ऐसा उसमें इस पूरे पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो समझने लायक है कि हाँ स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस हमारी हमें लगता है कि अरे स्ट्रेस ही तो है, तो होता है, सबको टेंशन होती है। तो छोटा मोटा स्ट्रेस अच्छा भी है, मतलब ये जो मैं सब बता रही हूँ यही आप वहां पे लिख सकते हो कि थोड़ा मोटा स्ट्रेस अच्छा भी होता है, क्योंकि स्ट्रेस ही हमें, थोड़ा सा एग्जाम का स्ट्रेस होना जरूरी भी है, ठीक है यू ना। यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस। हाँ, तो स्ट्रेस हमें हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को जगा के रखता है। बट जो स्ट्रेस लॉन्ग टर्म हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जगा हुआ है, तो गलत है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंटिन्यूअस एक्टिव है तो हाई बीपी हो सकता है, ठीक है ना, इंडाइजेशन होगा। तो आपको स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो यू शुड टेक केयर। या आपके आसपास जो है, मतलब पहले उसके लिए वो नहीं था, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी मेंटल हेल्थ के प्रति। मतलब कुछ मेंटल हेल्थ है, किसी को डिप्रेशन भी होता था तो उसको बीमारी मानते ही नहीं थे, कहते थे अरे ये ज्यादा सोचता है, ये तो बस ज्यादा सोचता है। बट उसको एज अ बीमारी लेके उसको एड्रेस करो कि इफ यू हैव हाई स्ट्रेस लेवल्स, इफ यू हैव डिप्रेशन, तो प्रॉपर उसको भी थेरेपी चाहिए, अटेंशन चाहिए। तो उसको साइकोलॉजिकल थोड़ा काउंसलिंग करो, तो ये सब लिख सकते हो उसमें। तो ऐसा उसमें कुछ यही सब उसमें लिखा हुआ भी है। और The मतलब question अपने, था explain stress and how it affects our mental health. हम्म, वही हाँ बेटा, क्वेश्चन था बस। हाँ। तो यही सब लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस सिंपैथेटिक एक्टिव रहेगा। हाँ मीता जी क्या बोल रहे हो? नहीं, पेज नंबर 16 है ना, उसमें जो हम्म है ना सिम्टम्स ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। हम्म हाँ, तो उसके लिए मतलब मैं बताना चाहती हूँ, मतलब न्यूमोनिक हम लोग बोलते हैं ना याद रखने के लिए। तो अभी जो चल रहा है ना गुलेबारे सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम? गुलेबारे सिंड्रोम जो चल रहा है अभी पूना में और बहुत जगह पे। Yes, it is very नहीं पता। common nowadays. Nervous वेरी disorder. GBS, कॉमन। Yeah. तो GBS. हाँ हाँ, यस, जीबीएस। तो उसमें ये सब होता है, तो मतलब हम लोग याद रख सकते हैं उस तरह से, उसको एग्जाम में भी लिखना है तो, कि वीकनेस और लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ और वो सब है ना। हम्म। तो ये सब पॉइंट मतलब उसको उसके साथ रिलेट करके अभी जो चल रहा है बहुत ज्यादा, तो ओके एग्जाम ओके। में उस तरफ से हम उसको याद रख सकते हैं कि अभी जो हम्म चल रहा है जीबीएस। हम्म। और अभी तो गवर्नमेंट ने बोला कि नॉनवेज ही मत खावा, उससे बढ़ अच्छा रहा है। अच्छा, मुझे नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं उसके बारे में, मुझे भी कोई बता दो मतलब क्या है ये जीपीएस? मैं ये बताती ऑटो हूँ। ऑटो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो ही अटैक करता है हमारे नर्वस सिस्टम पर। हाँ, ओके तो ये इम्यूनिटी कम हो जाती है। या आई थिंक मीता जी विल एक्सप्लेन इन नहीं, डिटेल। ऑटो इम्यून है, लेकिन जब आप बाहर का फूड खाते हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ नॉनवेज आपने खाया या अपने कर्ड कर्ड से भी होता है, दही जो हम बोलते हैं ना, ये सब चीजें बाहर की जो हम खाते हैं ना उससे वो होता है। और कितने लोग तो उसमें मर भी गए उसमें। और अच्छा। हाँ, और ये जो जो पॉइंट है ना, थर्ड वाला पॉइंट, वीकनेस और लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, वो पहले हम्म। होता है उनको, उसके बाद में वो लाइक कोरोना जैसा हो जाता है, कोविड जैसा हो जाता है, और फिर वो ओके। मर जाता है इंसान। इसमें टिंगलिंग भी काफी होती है, क्या? टिंगलिंग हाँ, सेंसेशन भी काफी है। यस 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 या यस।
बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे वीकनेस ज्यादा होती है और बिल्कुल ताकत नहीं रह गई। हाँ चलने में भी प्रॉब्लम होती है इसमें, चलने में हाँ, भी तो हाँ। उसको निग्लेक्ट करेंगे तो फिर वो लंग्स में जाता है और फिर इंसान मर जाता है उसमें। मतलब बेसिकली इट हैपेंस इन अ स्पैन ऑफ 2-3 days एंड पीपल आर इन द आईसीयू, ऐसा हिसाब हो। यस 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 यस, दे डायरेक्टली वेंट टू द आईसीयू, और अगर वहां पे भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो फिर वो डेथ हो जाती है उनकी। तो मैं जस्ट इसलिए बताना चाह रही हूँ ना कि मतलब कि अभी ये चल रहा है जीबीएस, तो हम उसको याद करके एग्जाम में ये इस सिम्टम्स के साथ में उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं। राइट। ओके। बट जीपीएस ना काफी सालों से चल रहा है। हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर है बिल्डिंग में, उन्होंने बोला कि इसका हाइप मत करो, सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा हाइप हो गया है। ये बहुत हाँ सालों से होता है, स्पेशली चेंज ऑफ सीजन के टाइम पे होता है। और अभी ओके कुछ ज्यादा न्यूज में आ रहा है, इसलिए ऐसे डरो मत। बस हाइजीनिक रहो, दैट्स द ओनली थिंग शी सेड। ओके। वो बहुत पुराना, जीपीएस बहुत पुराना है, बट साफ सुथरा खाना खाओ, घर का खाओ। यस यस, होम कुक फूड मोस्टली। हाँ, चेंज ऑफ सीजन में वैसे ही कहते हैं बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम का डिजीज है क्या? यस यस, नर्वस जीबीएस इज नर्वस सिस्टम, मतलब वो नर्वस सिस्टम करता है। अटैक करता है नर्वस सिस्टम को ही। अच्छा, ये जो तो है ना पेज नंबर 15 में सर्वाइकल एंड नंबर स्पॉन्डिलोसिस, इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, राइट द फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ सर्वाइकल एंड नंबर स्पॉन्डिलोसिस, क्योंकि इसके भी 4 है ना पॉइंट्स, एपिलेप्सी, इंसोम्निया, हेडेक और डिप्रेशन, है ना? सर्वाइकल नंबर स्पॉन्डिलोसिस जो है वो डीजेनरेटिव डिसीज का डिसऑर्डर है, डीजेनरेटिव डिसीज का पार्ट है। ओके और ओके ओके, ये सब एकदम ऐसा लिखा हुआ है ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है एक्चुअली। हाँ ठीक है ठीक फंक्शनल के एपिलेप्सी, इंसोम्निया, हेडेक और डिप्रेशन। है। अच्छा ओके ओके। तो आई थिंक जो आप जीबीएस बोल रहे हैं ना, वो आएगा इन्फ्लेमेटरी की कैटेगरी में, क्योंकि कुछ ना कुछ बाहर का खाना खाने से इन्फेक्शन हो रहा है ब्रेन में। तो जैसे मेनिंजाइटिस हो जाती है, इंसेफेलाइटिस, वैसा ही एक ब्रेन सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है। हाँ, तो वायरल या बैक्टीरियल ही है ये। इट विल कम अंडर इन्फ्लेमेटरी। तो उस टाइप से याद रख सकते हैं। मतलब वो भी पता होना चाहिए कि कोई भी चीज देख के कि हाँ वो कैटेगरी दिमाग में आ जानी चाहिए कि किस टाइप का है ये। ठीक है। और कुछ कुछ बोलना है? जल्दी हो गया नर्वस सिस्टम हमारा। तो बस ना, हम लोग फिर अभी मेडिकल ही करेंगे क्या? अभी योगिक एस्पेक्ट्स भी करेंगे बाद में या पहले? मतलब नेक्स्ट आप क्या कराओगे? योगिक एस्पेक्ट तो हमने लास्ट टाइम भी नहीं किए थे ना, बाकी सारे सिस्टम्स के भी, क्योंकि राइट। योगिक एस्पेक्ट्स में तो आसन ही है ना, सारी योगिक प्रैक्टिसेस ही। करेक्ट करेक्ट, वही सब सारी जगह वो रिपीट है, वो अधीजा नतीजा और वो सब, और उसके बाद प्रैक्टिसेस ही है। तो योगिक एस्पेक्ट्स नहीं करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। ओके मैम। कल अगर क्लास लेंगे तो क्या कर सकते हैं? अभिषेक तो बोल रहे थे कि अभी आप लोग का नर्वस सिस्टम ही हुआ है ना बस। हाँ, तो और हुआ नहीं है अभी, एंडोक्राइन भी नहीं हुआ, रिप्रोडक्टिव भी नहीं हुआ, मेडिकल। कर लेते हैं एंडोक्राइन रिप्रोडक्टिव भी, मतलब यस, जब एंडोक्राइन कर लेते हैं। आप करा दो। डाइट हुआ है ना, डाइट हमारा 5 6 7 ये चैप्टर्स। वीकेंड पे उन्होंने रिप्रोडक्टिव कराना है, मेडिकल। ओके। बट तो आप हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट डाइट के जो अभी निसर्गाहार के फर्स्ट 4 चैप्टर्स थे, उनमें तो एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ था। बट जैसा मुझे याद है कि जो निसर्गाहार के जो अभी आपके लास्ट के 4 चैप्टर्स आएंगे एग्जाम में, उसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है। उसमें आई थिंक एक चैप्टर में तो रेसिपीज ही हैं। रेसिपी बताओ, मैम वो तो क्वेश्चन सिर्फ आंसर है। डिस्कशन करने जैसा ही है, हाँ उसमें कुछ इतना हाँ, है नहीं, वो मगर खुद फिर रीड कर उसमें लेंगे तो भी हो जाएगा। एग्जाम में आएगा क्या? वो तो थोड़ा सा सेंस चाहिए होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। रेसिपीज वैसे वाइज तो आएगी, नहीं आएंगे, आई एम श्योर। क्वेश्चन आंसर भी है, क्वेश्चन आंसर जैसा एंड देन आपने हम लोग को ऐसा पॉइंटर्स मार्क किए थे ना, अंडरलाइन किए थे, ये कर लो, तो हमने उतना ही करके गए थे खाली। ऐसे ही अभी इसमें भी बता देना। कुछ हम लोग एक्स्ट्रा उतना नहीं किया करके ही था पास हो वसुधा। गए। पास हो गए। मेरा वैसे एक क्वेश्चन, आइडिया दे देना। वसुधा, वसुधा जी, आई हैव वन क्वेश्चन हाँ हाँ। नॉट रिलेटेड टू आज के टॉपिक।
इट इज रिगार्डिंग सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार का 108 जब हम साइकिल करते हैं तो वाई 108? मुझे पता है कि वो डिस्टेंस है कुछ, सन मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है उससे रिलेटेड कुछ है, लेकिन 108 सूर्य नमस्कार क्यों किया जाता है वो मुझे मुझे समझना है। मुझे डिस्टेंस वाला तो फंडा नहीं पता था, मेरे को तो वो 108 की माला जपते हैं। माला माला जपते वो पता है, माला जपते हैं ना, वही। हाँ। वो रिलीजियस हो गया, लेकिन हम्म। माला में भी 108 मोती क्यों होते हैं? वो हाँ। कुछ तो है कि हमारे है ना शरीर में, कि कुछ तो एक ऐसी चीज है जो 117 होती है। 114 चक्रास होते हैं। 114 होते हैं, हाँ चक्र। 114 होते हैं, बराबर। और वो उसमें से 108 बॉडी के अंदर होते हैं और बाकी सब बॉडी के बाहर होते हैं। एक सेकेंड है ना, एग्जैक्टली मैं बताऊं पढ़ के आपको। एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन एंड मून टू अर्थ इज 108 टाइम्स their respective diameters। ये ईशा योगा वाले यही बोलते हैं। और 117 मरमास होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ओके, मरमा। तो जो 108 है ना, एक्टिवेट करने के लिए बोलते हैं कि ये जो एक्टिवेट करने हैं तो इसके लिए 108 बार किया जाता है। इज इट राइट? ये ना यूट्यूब पे डिटेल में दिया हुआ है ये। इट इज देयर ऑन यूट्यूब। ओके। The question you are asking, no, it is explained in YouTube very well. Once I listened, but now I don't remember. So it is there. If I got it, I'll send you. प्लीज डू सेंड। ग्रुप पे भी Yeah. डालेंगे ना तो क्या है, सबको एटलीस्ट, बिकॉज हम सूर्य नमस्कार करते हैं, करवाते हैं। सो लाइक हाँ। देयर वाज स्टूडेंट नहीं, यस्टरडे लेकिन हु सूर्य आस्क्ड नमस्कार, मी। नहीं सूर्य नमस्कार ऐसे नहीं बोलो मैम। जैसे मैंने मेरा टीटीसी है ना सेंटा क्रूज से, हंसा माँ के वहां से किया है। तो वहां पे जो कपाल भाती करते हैं ना, तो कपाल भाती में 108 स्ट्रोक्स होते हैं। अच्छा। हाँ, लेस मत, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, 108 राउंड्स होने चाहिए आपके अच्छा। कपाल भाती के। स्ट्रोक 108 होने चाहिए, वो जैसे माला में 108 होता है ना, वैसे वैसे। तो ये मतलब पर्टिकुलर 108 सब जगह जो भी 108 आता है उसका कुछ तो, हाँ, तो वो सबके मीनिंग रिलीजियस, एक ही है। उसका ठीक है, हाँ। रिलीजियस। या somebody was speaking something, yes ma'am। नहीं नहीं, मेरे को भी नहीं पता, मैं भी यही कह रही हूँ कि हाँ पता होना चाहिए वो 108 नंबर एग्जैक्टली क्या हो। हाँ, क्योंकि हाँ, कल एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा एंड आई वाज लाइक इंस्टेंटली, मैंने मतलब जवाब तो दिया उनको कि माला में भी 108, हम माला गिनते तो रिलीजियसली 108 ही मोती होते हैं, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ माय ओन आंसर। नहीं लेकिन अगर आप उसको वैसे रिलेट नहीं करोगे तो हमारा जो रिलीजियन, हिंदू रिलीजियन, या यू कैन कॉल इट सनातन, तो उसमें हर जगह पे 108 ही आएगा। जैसे हाँ, माला तो में क्यों 108। आता है? हाँ, तो वो मैंने बोला ना, यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा। मैंने वो ओ, लिसन किया है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। प्लीज टुडेज डू सेंड। होमवर्क, सबको यही रिसर्च करना है यूट्यूब पे आज। एक नहीं और नहीं नहीं, देखो, ऐसा मत करो, लेकिन आप एग्जाम लोग में आंसर सबमिट। ग्रुप में जरूर डालना, सबको पता चल जाएगा प्लीज। श्योर श्योर। हाँ, वसुधा जी, आपको चित्त प्रसादम आप एक्सप्लेन कर पाओगे प्रॉपर? लाइक आपको पता है चित्त प्रसादम? चित्त प्रसादनम। उसमें 4 चीजें होती है ना चित्त प्रसादनम में। मैत्री, मैत्री, करुणा, करुणा, मुदिता, मुदिता उपेक्षा। और उपेक्षा। हाँ, उपेक्षा। मैत्री तो हो गया फ्रेंडलीनेस, सबसे दोस्ती रखनी चाहिए। फिर मुदिता, मुदिता इज आई थिंक जो दूसरे लोग जॉय अगर बहुत जॉय। अच्छा कर रहे हैं तो उसमें भी नहीं, हमें खुश होना चाहिए। फिर करुणा इज आपका काइंडनेस, कंपैशन कंपैशन। कंपैशन, दूसरों के प्रति हमें काइंड रहना चाहिए। और लास्ट है उपेक्षा, मतलब कि अगर कोई कुछ ऐसा कुछ कर रहा है तो आपको सही नहीं लग रहा है तो उसको इग्नोर करो, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। एज पर हमें भी योगा इंस्टीट्यूट में ऐसे ही सिखाया था ये, कि इग्नोर करना है। ये 4 थे चित्त प्रसादनम में जो आते हैं। उसको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार देख लेना उपेक्षा में और क्या क्या आता है, बट बाकी 3 तो यही हैं। और ये चित्त प्रसादम किसमें आता है? इसी में आता है, इसी में आगे वर्ड है वो। दैट इज वन फुल सूत्रा। पतंजलि इट है। इज सूत्रा के आगे ये वर्ड आते हैं और लास्ट में इट इज चित्त प्रसादनम। ये हमने उसमें भी किया, आकाश तत्व में भी किया था ये उसमें भी आया था। एक बार चेक कर लेना। कौन से तत्व? आकाश में आया था। नहीं, आकाश आकाश नहीं, में इट था इज इन ना, आत्म तत्व, आत्म आकाश के तत्व। योगी। नहीं नहीं, आ, आकाश तत्व।
आकाश आकाश में तत्व मैंने में योगिक प्रैक्टिस में था ना। हाँ 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 तो करेक्ट। आकाश में भी है और हाँ आत्म तत्व में भी है। हाँ दोनों में। आत्म तत्व की मतलब जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो ही ये 4 हमारे हम ऐड कर सकते हैं ना। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मुझे एक मिनट बेल बज हमारे जाए, मैं खोल के आती एक्चुअली हूँ। हमारे माइंड को शांत रखने के लिए मतलब जो लोग सुखी है उनसे करुणा मैत्री करनी चाहिए, जो लोग दुखी है उनके प्रति करुणा करनी चाहिए, जो पापी है जो पुण्यवान है उनके लिए मुदिता यानी फ्रेंडलीनेस, और जो मतलब जो अच्छे नहीं है उनसे आप दूर रहो, तो हमारा माइंड इन उन लोगों से अफेक्टेड नहीं रहेगा, तो उसे कहते हैं चित्त प्रसादनम। और ये महर्षि पतंजलि के सूत्र भी 108 ही है, तो 108 जो अंक है वो ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। तो हमारे जो हमारे जो 7 चक्र है उनको एक्चुअली 108 है, तो उन सबको एक्टिवेट करने के लिए फिर वो 108 सूर्य नमस्कार करते हैं, ऐसा कुछ है शायद। तो ऐसा करना चाहिए क्या कि जैसे मतलब हर एक सूर्य नमस्कार करते हुए, पर हम उस पे कंसंट्रेट तो नहीं कर पाएंगे ना हर एक चक्र पे, क्योंकि बहुत सारे चक्र तो अंदर अंदर है, हमें लोकेशन भी नहीं पता ना, बट इन जनरल। और हम जो 12 करते हैं वो तो हमारा सोलर प्लेक्स के लिए वो ज्यादा इस पे होता है ना, मणिपुर चक्र पे। चलिए वो 108। आकाश तत्व मैंने वापस जल्दी से देखा है एक बार, अगर पेज नंबर नोट करना है तो 93 पे है, जो चित प्रसादनम पूछ रहे थे ना। हाँ हाँ तो उसके लिए आप इसी में आकाश तत्व में है। मैं एक बार वापस बताती हूँ, पेज नंबर 94। दिस इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आकाश तत्व इन योगिक योगिक थेरेपी। या प्रैक्टिस। तो ये देख लेना। ओके एंड करें फिर, और कुछ करना है डिस्कशन? तो मैम कल आप क्या ले रहे हो? आप लोग बताओ, डाइट लूं कि एंडोक्राइन लूं? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ले लो, थोड़ा समझ एंडोक्राइन। पहले एंडोक्राइन करते हैं। एंडोक्राइन। चलेगा, फिर एंडोक्राइन का मेडिकल एस्पेक्ट्स करते हैं कल, ठीक है? ओके मैम। चलिए, बाय बाय। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू बाय मैम। बाय। थैंक यू थैंक यू। वंस अगेन। थैंक यू सो वेलकम। मच। थैंक यू।